प्यारे बच्चों, क्लास 12 भूगोल विषय का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत सारे स्कूलों में चल रहा है। ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है जिसका मैं आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो ये भूगोल विषय का है क्लास 12, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 गो आता है। तो 25 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, जियोग्राफी जेनरलिस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है बर्नार्ड वारेनियस है। दूसरा क्वेश्चन है, नियतिवाद निश्चयवाद किस देश में विकसित हुआ। तो ये जर्मनी में विकसित हुआ। बच्चों, ये जो आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये पीजीटी भूगोल की शिक्षिका श्रीमती कांता कंचन के द्वारा तैयार किया गया है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, नियतिवाद निश्चयवाद किस देश में विकसित हुआ है। तो ये जर्मनी में हुआ है। स्वेज नहर किस देश में अवस्थित है। मिस्र में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका जेनेवा में है। निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। तो आपका झारखंड हो जाएगा। निम्न में से कौन नगदी फसल है। नगदी फसल है जो बेचने का काम आता है। तो कपास, जूट, चाय जो है वो बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इनमें सभी हो जाएगा। एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक किस देश के लेखक द्वारा लिखी गई है। तो ये जर्मनी हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महादेश कौन सा है। तो आपका एशिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप में आपका व्यापार आ जाता है। खेती जो है वो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। निम्न में से किस उद्योग को कच्चा माल वन से प्राप्त होता है। तो वन से प्राप्त जो होता है वो कागज उद्योग हो जाएगा आपका। मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह कथन किसका है। तो ये फ्रेडरिक रेटजेल का कथन है। बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। विश्व की 10% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है। तो 90%। दार्जिलिंग किस प्रकार का नगर है। तो यह पर्यटन नगर है। भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है। ये उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है। भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो यहाँ आपका 5000 हो जाएगा। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं। तो आपका सीढ़ी नुमा हो जाएगा। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी। तो मुंबई से थाने की गई थी। विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो गहन निर्वाह कृषि की जाती है। पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं तो उत्तरी अमेरिका में। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा। तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है। तो आपका रबड़ हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। तो आपका रूस हो जाएगा। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बहुत हिट क्वेश्चन है ये। फाइनल एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए कॉपी में नोट करके याद जरूर कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट का मुख्य उपयोग किस धातु के उत्पादन में होता है। तो एल्युमिनियम। अब यहाँ से आपका विषयनिष्ठ प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, रोपण कृषि से क्या समझते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाने वाली कृषि की वह विधि जो एक बड़े भूभाग में उन्नत किस्म के बीजों, कीटनाशकों व आधुनिक कृषि यंत्रों के साथ एक निश्चित फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर व्यापारिक व निर्यात के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही की जाती है, रोपण कृषि कहलाती है। 27 है, प्रतिकर्ष कारक के दो उदाहरण लिखिए। तो बेरोजगारी हो जाएगा और रहन सहन की निम्न दशा है। प्रतिकर्ष कारक होता है जिसके कारण आदमी उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहता है। तो बेरोजगारी है और दूसरा रहन सहन की निम्न दशाएं। 28 है, निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। तो एक विचारधारा है जो मानती है कि भौतिक पर्यावरण जैसे जलवायु, भूगोल मनुष्य के सभी क्रियाकलापों, जीवन शैली और सामाजिक विकास को पूरी तरह नियंत्रित करता है, जिसको हम लोग निश्चयवाद कह सकते हैं। उद्गम स्थल से क्या अभिप्राय। तो उत्पत्ति का स्थान, जन्म स्थान, वह जगह जहां से कोई चीज शुरू होती है उसको हम लोग उद्गम स्थल कहते हैं। IMF का
पूरा रूप क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। जनसंख्या वितरण के उत्तरदायी भौगोलिक कारकों के नाम लिखे। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में भू आकृतियां, जलवायु तथा मृदाएं हैं। 33 है, नगरीय बस्ती को परिभाषित करें। तो वे बस्तियां जो गैर कृषिगत क्रियाकलापों जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, प्रशासनिक तथा सामुदायिक सेवाओं संबंधी कार्यों में लगी रहती है, नगरीय बस्तियां कहलाती है। तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण लिखिए। तो व्यापार और बैंकिंग। लघुत्तरीय प्रश्न है, निश्चयवाद तथा संभववाद में तुलनात्मक अंतर कीजिए। तो एक साइड है निश्चयवाद, एक साइड है संभववाद। तो निश्चयवाद, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। संभववाद है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। दूसरा है निश्चयवादी समानता, मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, जबकि संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। 36 है, आपका वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो मुक्त व्यापार, पूंजी तथा श्रम की मुक्त गतिशीलता द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब इसके 2 प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। तो इधर हम लोग अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो सकारात्मक और इधर नकारात्मक। तो जीडीपी में वृद्धि, बाजार तक पहुंच और निजी क्षेत्रों में वृद्धि सकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक में कुछ क्षेत्रों में नौकरियों का नुकसान, आय असमानता में वृद्धि। संस्कृति, तो वैश्विक विचारों, खान पान और प्रौद्योगिकी से परिचय सकारात्मक हो गया। नकारात्मक है सांस्कृतिक वर्चस्व, पारंपरिक प्रथाओं का लुप्त होना। समाज, तो रूढ़िवादिता कम हुई, सोच का दायरा बढ़ा। मतलब रूढ़िवादिता कम हुई, कॉमा दे देना है, सोच का दायरा बढ़ा। समरूपीकरण, पारिवारिक इकाइयों का विखंडन। शिक्षा, वैश्वीकरण विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग, बेहतर पहुंच बनाता है, जबकि यह उपभोक्तावाद की ओर रुझान स्थानीय शिक्षा प्रणालियों पर दबाव बनाता है। 37 है, नगरीकरण से क्या समझते हैं? भारत में नगरीकरण के कारण उत्पन्न हुई पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लिखिए। तो नगरीकरण से आशय उस प्रक्रिया से जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियां और जीवन शैली धीरे धीरे नगरों या शहरों की ओर स्थानांतरित होती है तथा नगरों का विस्तार होता है। इसके परिणाम स्वरूप शहरों की जनसंख्या, उद्योग, सेवाएं और आधारभूत संरचना बढ़ती है। भारत में नगरीकरण से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या, पहला है वायु प्रदूषण। तो वाहनों की बढ़ती संख्या, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य और डीजल जनरेटरों के उपयोग से वायु प्रदूषण बढ़ा है, जिससे दमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। दूसरा है जल प्रदूषण और जल संकट। तो औद्योगिकरण, औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज का नदियों, झीलों में प्रवाह और भूजल का अत्यधिक दोहन जल प्रदूषण व जल अभाव को जन्म देता है। कई शहरों में पीने योग्य पानी की गंभीर समस्या बन चुकी है। ठोस अपशिष्ट मतलब कचरा समस्या, तो बढ़ती जनसंख्या के साथ कचरे की मात्रा बढ़ती है। वैज्ञानिक निपटान के अभाव में कचरा खुले में जमा होता है, जिससे दुर्गंध, रोग और भूमि प्रदूषण होता है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, यातायात, उद्योग, निर्माण कार्य और लाउड स्पीकरों से शोर बढ़ता है, जो मानसिक तनाव, अनिद्रा और श्रवण समस्याएं पैदा करता है। हरित क्षेत्रों में कमी, शहरी विस्तार के कारण वनों, पार्कों और खुले स्थानों की कमी आती है, जिससे तापमान बढ़ता है और अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव उत्पन्न होता है, या ग्रीन हाउस प्रभाव भी कह सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। भूमि उपयोग परिवर्तन और जैव विविधता का ह्रास, तो कृषि भूमि का आवासीय और औद्योगिक उपयोग में परिवर्तन, जिससे स्थानीय वनस्पति जीवों का आवास नष्ट होता है। बाढ़ तथा जल भराव, कंक्रीटीकरण और प्राकृतिक जल निकासी के अवरोध से शहरी बाढ़ और जल भराव की समस्या बढ़ती है। 38 है, भूमध्य सागरीय कृषि से क्या समझते हैं? इसके वितरण क्षेत्र का उल्लेख कीजिए।
तो भूमध्य सागरीय जलवायु एक मौसम प्रणाली है जिसकी विशेषता शुष्क, ग्रीष्मकाल और शीतकाल में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली कुछ फसलें जिसमें जैतून और अंगूर है। तो भूमध्य सागरीय कृषि का विस्तार यह एक अति विशिष्ट प्रकार की वाणिज्य कृषि है जो पहला यूरोप में भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में होता है, एशिया माइनर में होता है और उत्तरी अफ्रीका के तटीय पट्टियों पर ट्यूनिसिया से अटलांटिक तट पर विस्तृत है। भूमध्य सागरीय तटों से दूर यह कृषि व्यवस्था कैलिफोर्निया मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य चिली, दक्षिणी पश्चिमी केप प्रांत मतलब दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी में पाई जाती है। 39 है, भारत में कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहला है आजीविका का स्रोत। कृषि हमारी कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 25% का योगदान देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कुल जनसंख्या के 61% लोग इससे रोजगार प्राप्त करते हैं। दूसरा है मानसून पर निर्भरता। तो भारत की कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। यदि पर्याप्त वर्षा हो यानी मानसून अनुकूल हो तो फसल उत्पादन भी अधिक होता है और यदि मानसून अनुकूल ना हो तो फसलें उग नहीं पाती। कभी कभी अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है जिससे फसलों को भारी नुकसान होता है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण कृषि मानसून पर निर्भर करती है। श्रम प्रधान खेती। तो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है जिससे भूमि पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। भूमि जोत खंडित और उपविभाजित हो रही है जो अलाभकारी हो जाती है। इन खेतों में उपकरण और मशीनरी का उपयोग संभव नहीं है। चौथा है अल्प रोजगार। तो वर्षा की अनिश्चित मात्रा और अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण कृषि उत्पादन में कमी आती है। किसानों को पूरे वर्ष में केवल कुछ ही महीनों के लिए काम मिलता है। उनकी कार्य क्षमता का उचित उपयोग नहीं हो पाता जिसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट बेरोजगारी और अल्प रोजगार दोनों उत्पन्न होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रवास से क्या समझते हैं? प्रवास की विभिन्न धारणाओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रवास का अर्थ है लोगों का एक स्थान जैसे गांव, शहर, राज्य या देश से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से बसने के लिए जाना जो अक्सर बेहतर आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय अवसरों की तलाश में होता है। प्रवास की विभिन्न धारणाएं। तो इसमें धारणाएं पहला है आंतरिक प्रवास। तो जब लोग अपने देश की सीमाओं के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं जैसे ग्रामीण से शहरी प्रवास। तो गांव से शहरों की ओर, फिर शहरी ग्रामीण जिसमें शहरों से गांव की ओर, ग्रामीण से ग्रामीण एक गांव से दूसरे गांव की ओर और शहरी से शहरी एक शहर से दूसरे शहर की ओर। फिर है बाह्य प्रवास। तो जब लोग एक देश को छोड़कर दूसरे देश जाते हैं जैसे आप्रवासन। तो जब लोग किसी नए देश में प्रवेश करते हैं जैसे भारत में आकर बसना। उत्प्रवास। तो जब लोग अपना देश छोड़कर बाहर जाते हैं जैसे भारत से अमेरिका जाना। समय के आधार पर मौसमी प्रवास। तो मौसम या कृषि या श्रम की जरूरतों के अनुसार हर साल या कुछ समय के लिए स्थान बदलना जैसे फसल कटाई के लिए मजदूर। अस्थायी या स्थायी प्रवास। तो कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए बस जाना। चौथा प्रेरणा के आधार पर। तो स्वैच्छिक प्रवास, बेहतर अवसरों के लिए अपनी इच्छा से जाना। अनैच्छिक प्रवास जिसमें संघर्ष है, उत्पीड़न है, प्राकृतिक आपदाओं या गुलामी के कारण मजबूर होकर जाना जैसे शरणार्थी। 41 है, मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। पहला है फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, सूअर, कुक्कुट आदि आय के प्रमुख स्रोत है। यहाँ आप लिखा गया है तो आय के प्रमुख स्रोत है। मिश्रित कृषि में पशुओं के चारे के मुख्य रूप से फसलों को उगाया जाता है मतलब पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। दूसरा है इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, जौ, राई, जय, मक्का, कंदमूल प्रमुख है। फिर है सस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा पॉइंट है मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। अगला है ग्रामीण बस्तियों एवं नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, आखेट, लकड़ी काटना, खनन करना जैसे प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय होते हैं। गांव में सेवाओं का स्तर निम्न होता है। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या कम निवास करती है तथा जनघनत्व कम पाया जाता है। अधिकांश ग्रामीण बस्तियां प्रकीर्ण एवं एकांकी होती है। फिर है नगरीय बस्तियां। तो नगरीय बस्तियों के निवासी द्वितीयक व तृतीय व्यवसाय में जैसे निर्माण उद्योग, परिवहन, वाणिज्य एवं व्यापार सेवाएं तथा प्रशासन आदि से जुड़े होते हैं। नगरीय बस्तियों में उच्च सेवाओं जैसे उच्च शिक्षा के स्तर, अस्पताल, पुलिस व्यवस्था आदि पाया जाता है। नगरों में जनघनत्व ज़्यादा होती है तथा नगरीय बस्तियां सघन बस्तियां होती है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, परिवहन से क्या समझते हैं? यह किसी देश के समग्र विकास में किस प्रकार आधारभूत भूमिका निभाता है? तो एक ऐसी सेवा या सुविधा जिसमें व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, परिवहन कहलाता है। यह किसी देश के समग्र विकास में आधारभूत भूमिका निभाता है। पॉइंट है इसका, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए परिवहन साधनों का विकसित होना अनिवार्य है। फिर है परिवहन व्यवस्था किसी देश के कृषि, उद्योग, व्यापार के विकास की कुंजी होता है। परिवहन के विकास विकसित जाल द्वारा औद्योगिक उत्पादकों के लिए विशाल बाजार उपलब्ध हो पाता है। साथ ही औद्योगिक केंद्रों के लिए कच्चे माल पहुंचाना भी संभव हो पाता है। फिर है प्रदेश की आर्थिक प्रगति वहां उपलब्ध परिवहन के स्तर पर निर्भर करती है। यही कारण है कि कई प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों से समृद्ध देश भी परिवहन तंत्र के समुचित विकास के अभाव में पिछड़े हुए हैं। 44 है, जनसंख्या वितरण से क्या समझते हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। तो किसी भी देश का वास्तविक धन जन अर्थात लोग होते हैं, या देश का महत्वपूर्ण संसाधन है तथा देश के अन्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 6 अरब से अधिक दर्ज की गई है। इस विशाल जनसंख्या का विश्व में असमान वितरण पाया जाता है। असमान वितरण के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है, एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग और कम स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है 44 नंबर, ये जनसंख्या वितरण पूछा, इसमें ये नहीं बोला है कि भारत के संदर्भ में देना है कि विश्व के संदर्भ में देना है। और ये क्वेश्चन बैंक से हम उठाए हैं, जो जैक द्वारा जारी किया गया था, उसी से ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, लेकिन उसमें भारत का अलग व्याख्या किया गया है और विश्व स्तर पर अलग गया। मैंने ये जो लिया है आंसर वो विश्व वाला लिया है, तो दोनों याद कर लीजिएगा आप लोग। तो विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समानतः 3 भागों में बांटा गया। यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट, भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक। अब एक एक करके यहाँ उल्लेख है। भौगोलिक कारक जिसमें जल की उपलब्धता है, तो जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है तथा जनसंख्या का बसाव स्वच्छ जल की पर्याप्त आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही होती है। नदी घाटियाँ विश्व में सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्र है। आकृति, तो जनसंख्या समानता समतल मैदानों व वन ढालों पर अधिक पाई जाती है। जलवायु, अति उष्ण या ठंडे मरुस्थलों की अपेक्षा उत्तम जलवायु वाले भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। मृदाएं, उपजाऊ मृदा वाले भागों में जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। दूसरा है आर्थिक कारक, जिसमें है खनिज उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। औद्योगिकीकरण, औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है अतः जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। परिवहन सुविधा उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या बसाव अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। फिर आधारभूत सुविधाएं, तो जहां मनुष्य को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती है वहां जनसंख्या बसाव अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। फिर है नगरीयकरण, नगरों में उपलब्ध सुविधाएं भी जनसंख्या बसाव की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। फिर है तीसरा पॉइंट सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक शांति वाले क्षेत्रों में जनसंख्या बसाव अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन करें। 45 नंबर क्वेश्चन है। तो मानव भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं में एक मुख्य शाखा है। वास्तव में भूगोल का अर्थ ही है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। मानव भूगोल में प्रकृति तथा मानवीय परिघटनाओं के स्थानीय और वितरण एवं मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है।
सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का केंद्र ही मानव होता है। मानव और उसके विकास में उसके द्वारा की गई अन्योन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति संभव हुई, जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, कल्याण, अर्थशास्त्र, जानकीय अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, सैन्य विज्ञान, लिंग अध्ययन, नगर व ग्रामीण नियोजन, नगरीय अध्ययन व नियोजन, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, संसाधन अध्ययन, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यवसायिक अर्थशास्त्र व वाणिज्य, पर्यटन व यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। इस तरह ज्ञान के विस्तार से मानव भूगोल के नए उप क्षेत्रों का विकास होता रहा है। 46 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करें। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, इसको आप लोग देख के उतार लीजिए। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दिया, स्पष्ट कीजिए। तो पनामा नहर का यहाँ महत्व के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पॉइंट को आप देख देख के उतार लीजिए। चित्र बनाने का जरूरत नहीं है, जो करिया नग का दिख रहा है ना, यही है पनामा नहर। ये जो आप गाढ़ा जो आपको दिख रहा है, ये पनामा नहर है। देखिए यहाँ देखिए, ये है पनामा नहर। तो इसका डिटेल देख लीजिए आप लोग। ये भी क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है, जो जैक द्वारा निकाला गया था। अब विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, स्वेज नहर बी में है, सी में अरब सागर है, और डी में कनाडा है, और ई में ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये शांता कंचन मैडम द्वारा दिया गया है, जो पीजीटी भूगोल की शिक्षिका है, तो उनके द्वारा ये बनाकर दिया गया है। तो यहाँ ए जो है वो ट्रांस साइबेरियन है, ये बी है क्षेत्र, ये सी है, ये डी है, और ये आपका ई है। ए बी सी डी और ई। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और वहाँ पर आपको ये बिंदु लगा देना है। देख लीजिए यही है, ए में ट्रांस साइबेरियन है, बी में स्वेज नहर, अरब सागर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट विषय के प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।